नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग कहानी तो सुन लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 कहानी को सुनने से पहले ही अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए अब सीधा कहानी पर चलते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। वह लगभग दोपहर के 2 बजे का समय था। आसमान से धूप बिल्कुल गायब थी। चारों तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान रास्ते पर तेज आंधियां चल रही थी, जिसके कारण वहां दोनों ओर लगे बबूल के पेड़ मानो कभी भी टूट जाने को तात्पर थे। इतने खराब मौसम में भी वह एक सुनसान किले की ओर बढ़ा जा रहा था। ढीले ढाले कुर्ता पजामा, एक गहरी नीली जैकेट और बड़े बाल, वह वेशभूषा से कोई लेखक जान पड़ता था। अगले ही पल वह उस किले के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वह कुछ पल रुककर मानो फैसला कर रहा था कि अंदर जाया जाए या नहीं। मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूं भाई। ना कोई ढंग की नौकरी ही मिली, ना छोकरी ही मिली। एक सपना था लेखक बनने का, वह भी पूरा नहीं हो पाया। जिस भी प्रकाशक के पास जाओ वह कहानी को घटिया और कम डरावनी कहकर रिजेक्ट कर देता है। वरुण ने अपने दोस्त तेजस से कहा, देख भाई, तू ऐसे चिंता मत कर। तू लेखक बनना चाहता है ना, मैं तुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसने ना जाने कितने लोगों की मनचाही मुराद पूरी की है, तेजस ने कहा। और फिर उसने उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए कहा, देख भाई, आदमी थोड़ा टेढ़ा है, मगर जो एक बार वहां पहुंच गया ना भाई, ये मान ले कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। मेरा एक कलीग भी वहां गया था। अरे मैं ही उसे लेकर उसके पास गया था और देख, आज मैनेजर बना बैठा है। अंतिम वाक्य तेजस ने करवाहट के साथ कहा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा वहां उस आदमी के पास, वरुण ने दृढ़ता से कहा। और इसके बाद तेजस का दिया हुआ एड्रेस लेकर वह घर आ गया। अगले दिन वरुण सुबह जल्दी तैयार होकर अपने घर नहीं, सिर्फ मकान, उसका अपना कोई नहीं था, अपने मकान से जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद वह तेजस के बताए समय पर उसके पास पहुंचा, जहां से वे दोनों उस आदमी के पास जाने वाले थे। तेजस ड्राइव कर रहा था और वरुण उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वह करीब रात के 9 बजे का समय था। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तेजस ने अपनी गाड़ी एक लगभग बर्बाद हो चुके चौल के सामने रोकी, जिसमें अंदर जाने पर एक जर्जर सा घर नजर आ रहा था, जिसकी ओर इशारा कर तेजस ने कहा, वहां रहता है वह। और फिर दोनों उस घर में अंदर जाते हैं। वहां जाकर देखा एक बूढ़ा मरियल सा आदमी एक पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वरुण ने मन ही मन सोचा कि भला यह क्या उसकी मदद करेगा, मगर वह तेजस की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। सो वो चुपचाप उस मरियल से दिखने वाले आदमी को अपनी समस्या बताने ही जा रहा था कि तभी उसने अपनी अजीब नजरों से उसे घूरा और कहा, चिंता मत कर, तेरी समस्याओं का हल है मेरे पास। लगातार 3 दिन तक शहर के बाहर बने उस किले में जाकर वहां भटकती रूहों को खुश कर और वे तेरा मनचाहा काम कर देंगी। अब जा। इतना कहकर बूढ़े ने वापस आंखें बंद कर ली। वरुण को कुछ समझ नहीं आया, मगर तेजस का इशारा पाकर वह बिना कुछ बोले ही उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आए। उस दिन के बाद से अगले दिन, यानी कि आज, वह उस भयानक किले के सामने खड़ा हुआ था, जिसके बारे में बहुत जानकारी करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। वह उस किले में अंदर जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी बाहर आती हुई आंधी और तेज हो गई और उसके साथ साथ बारिश भी आ गई। वह डर रहा था, मगर उसे उस आदमी की कही बात याद आई और तुरंत ही अंदर चला गया। अंदर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था।
उस पूरे किले में घोट सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ से झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। चमगादड़ों का झुंड किले के दीवारों पर बैठा फड़फड़ा रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, किसी ने उस पर झपटा मार दिया और वो डर से पीछे गिर गया। वह एक काली बिल्ली थी जिसकी आंखें शैतानी चमक लिए थी। वह बिल्ली वहां से भाग गई और फिर किसी तरह संभल कर खड़ा हुआ और डर के मारे उस किले में उस आदमी के बताए अनुसार कच्चा मांस रखकर तुरंत बाहर निकल कर आ गया। उसके बाहर आते ही उसे सुनाई दिया कि कोई चपर चपर करके मांस को खा रहा है। वह डर कर अपने घर वापस आ गया। रात तक वह आश्वस्त था कि बस 2 दिन और फिर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह पेन और डायरी लेकर लिखने बैठा ही था कि तभी उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा और उसकी डायरी पर जो लिखा था उसे पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। कल फिर किले में मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब यह क्या नई मुसीबत है। बड़बड़ाते हुए वह वापस कुछ लिखने लगा और इसके बाद उसे रह रहकर किसी की खिलखिलाती हंसी और साथ ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दी जाती। अब उसे खुद से ही चिढ़ हो रही थी कि आखिर वह उस किले में गया ही क्यों। उसकी पूरी रात करवट लेते ही गुजरी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, कहीं किसी बर्तन के पटकने की आवाज सुनाई देती तो कभी लगता उसके अलावा कोई और भी वहां पर है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कोई उसके ऊपर बैठा है और उसे देखकर हंस रहा है। उसने पूरी रात किसी तरह जाग कर गुजारी। अगले दिन सुबह वह वापस उस किले में नहीं जाना चाहता था। रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाजें उसे सुनाई दी थी, उसके बाद अब उसमें और शक्ति नहीं बची थी कि वह उस किले के भूत प्रेत का सामना कर पाए। ख्वाहिशें जो ना कराए, वही थोड़ा हिम्मत करके वह वापस किले में जाने के लिए घर से निकल गया। और फिर वही बवंडर आंधी तूफान वरुण जब अंदर गया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वरुण? रूपा? वरुण ने हकलाते हुए कहा। हाँ वरुण, मैं रूपा। और इतना कहने के बाद वही आवाज अब एक हंसी में बदल गई थी। वरुण डर गया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह किस रूपा का नाम ले रहा है और क्यों। और वह तो किसी रूपा को जानता ही नहीं था। फिर यह कौन है जिसका नाम अपने आप उसकी जबान पर आ गया था। वरुण किले में जहां खड़ा हुआ था, अपनी जगह पर जम सा गया था। वह किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। वह जानता था इस भयानक किले के आसपास भी कोई नहीं जाता था। अचानक ही उसे लगा कि वह आजाद हो चुका है उस अदृश्य बंधन से, और वह बदहवास सा भागता हुआ अपनी कार लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। घर आकर शाम तक सब ठीक रहा और उसके बाद फिर वही जोर जोर से रोने की आवाजें और घुंघरुओं का शोर उसके कान फाड़ रहे थे। उस रात उसके घर के हर एक कोने पर किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका दम सा घुटने लगा था। बस अब और नहीं झेल सकता मैं यह सब। मैं अब थक चुका हूँ। बस एक मदद मांगी थी उस आदमी से और उसने मुझे भूतों के बीच उलझा कर रख दिया। वह फुफकारता हुआ बोला और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया था। वह किले से उसके साथ ही साथ लौट आती थी। वरुण अब थक कर वापस उस आदमी के पास जाना चाहता था और उस आत्मा से बचने का उपाय पूछना चाहता था, मगर फिर उसे अपना लेखक बनने का एकमात्र सपना टूटता नजर आया और उसने उस आदमी के पास जाने के ख्याल को ही खत्म कर दिया, यह सोचकर कि बस एक ही तो दिन बाकी है, उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। रात भर उसके घर में कभी पानी भरने की आवाजें आती रहीं तो कभी उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है, मगर कोई नजर नहीं आता। जैसे तैसे डरते संभलते सुबह हो गई और वरुण ने तय कर लिया था कि वह किले में जाएगा। आज आखिरी बार उस किले में जाऊंगा। बस अब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो इसके बाद चाहे जो हो, मैं कभी उस वीरान किले की ओर देखूंगा भी नहीं, वरुण ने अपने आप से कहा और वह मन मारकर किले की ओर बढ़ गया। उसने किले में एक कदम रखा ही था कि घना अंधेरा छा गया और कहीं दूर एक रोशनी की बिंदु चमक रही थी, ताकि कुछ समय बाद वरुण खुद अपने डर का साक्षी बन सके। आ ही गया तू वरुण, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेना है मुझे। यह कहते हुए उस प्रेतनी ने वरुण को उठाकर किले की दीवार की ओर फेंक दिया।
मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसके सिर से काफी खून बहने लगा था। तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। वो तू ही था ना जो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इस किले में लाया था, और यहां लाकर छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और जब तेरा मन भर गया तो तू मुझे बेहोशी की हालत में ही जिंदा मिट्टी में दफन कर गया। यह कहते कहते एक बेहद खूबसूरत लड़की वरुण की आंखों के सामने आई, और अगले ही पल बेहद ही दयनीय हालत में थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरा दर्द लिए अब रूपा अपने असली रूप में वरुण के सामने थी और गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वरुण के सिर पर फेंकने ही वाली थी कि तभी वह मरियल बूढ़ा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसे देखकर रूपा रुक गई। इसका कोई दोष नहीं है रूपा, यह अपना पिछला जन्म भूल चुका है। तू इसे माफ कर दे और मुक्त हो जा, उस बूढ़े ने कहा। नहीं भैया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। रूपा की आत्मा गुस्से में फुफकारती हुई बोली, और सिर्फ आंखों के एक इशारे से उसने वरुण को उठाकर एक बार फिर किले की दीवार में फेंक दिया। इस बार उसका दायां हाथ टूट चुका था और माथे पर लगी चोट भी गहरी हो गई थी। इसे छोड़ दे रूपा, यह वरुण है, राजेश नहीं। राजेश मर चुका है, इसमें तो बस उसकी आत्मा है, इसे जाने दे रूपा। जब उस बूढ़े ने रूपा को समझाया तो वह थोड़ी नरम पड़ी और आंखों से खून के आंसू बहाती किले की दीवार में एक छेद करके गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। यह सब क्या था बाबा? वरुण मुश्किल से बस इतना ही पूछ पाया। रूपा मेरी बहन थी। कोई 30 साल पहले राजेश नाम का एक लड़के ने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। तब से वह उसका इंतजार ही कर रही थी ताकि उससे बदला ले सके। तुम ही राजेश हो, पिछले जन्म के राजेश। मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गया था, मगर अपनी बहन को मुक्ति दिलाने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा था। अब तुम एक अच्छी आत्मा हो, इसलिए पुराना सब भूल जाओ, उस बूढ़े ने कहा और पलटकर जाने लगा। मगर बाबा मेरी कहानी, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। वरुण को लगा जैसे वह ठगा गया हो, इसलिए वह खींच उठा। यह कहानी क्या कम डरावनी है? लिख देना इसे और फिर देखना तू आसमान चूमेगा, कहकर वह बूढ़ा चला गया और वरुण भी अपने घर आ गया। अब वह डर और भूत दोनों से वाकिफ था। तो दोस्तों, कहानी अब आप सभी के सामने है। आपको यह कहानी कैसी लगी? और वरुण जी ने यह कहानी मुझे दी है आप सभी को सुनाने के लिए, तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल और हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। रानी उठ ना, आज चलना है हमें, देख 6 बज चुके हैं, उठ जाना अब। रानी को जोर जोर से चिल्लाते हुए रागनी उसे उठाने लगी। यार थोड़ी देर और सोने देना, अलसाई सी रानी बोली और अपना मुंह चद्दर से ढककर सो गई। तभी बाथरूम का गेट खुला और एक लड़की तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए आई और चुपके से आकर रानी के कान में जोर से चिल्लाई। हड़बड़ाते हुए रानी डरते हुए उठकर बैठ गई। रागनी और बाथरूम से निकलने वाली लड़की, जिसका नाम साक्षी था, दोनों ने एक दूसरे से हाई फाई किया और हंसने लगी। यार रानी तो कितनी डरपोक है ना, बस इतने से ही तो डर जाती है। सोच, हम जहां जा रहे हैं सुना है वो भूतहा इलाका है, तो तेरा क्या होगा? साक्षी ने रानी के सर पर टपली मारते हुए कहा। मैं नहीं डरती किसी से, और यदि भूत चुड़ैल कोई सामने आ भी गया तो उससे बोल दूंगी मेरे अंदर घुस जाए और तुम दोनों को डराए। रानी गुस्से में यह बोलकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे जाते देख साक्षी और रागनी हंसने लगी। ये तीनों दोस्त गर्ल हॉस्टल के एक ही रूम में रहती थी और अपने घर से दूर देहरादून में स्टडी करने आई थी। रानी, रागनी और साक्षी, इन तीनों में रानी कुछ डरपोक किस्म की थी, लेकिन अक्सर ही उसके बैग से कुछ तंत्र मंत्र की किताबें मिला करती थी। तो कभी भूत पिशाचों को वश में कैसे करें, इनके बारे में लिखी किताबें मिला करती थी। और ये सब उस वक्त मिलती जब रानी को अपने घर जाना होता।
ये किताबें रानी सबसे छुपा कर खरीदती और जब किसी को पता चलता तो कोई ना कोई बहाना बना देती कि ये उसके भाई अंकल या पड़ोस के मंदिर वाले पंडित जी ने मंगवाई है। भूतों से डरने वाली रानी ये किताबें क्यों पढ़ेगी, यही सोचकर वो दोनों उससे ज्यादा सवाल भी नहीं करती। एग्जाम के बाद छुट्टियों में घर जाने से पहले इन तीनों और इनके साथ इनके 4 बॉयज दोस्त ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। एक ऐसी जगह जिसे जहाँ के लोग भूतवाह कहते थे। जिज्ञासा बहुत चीजों की होती है, लेकिन जिज्ञासा अगर भूत को जानने की हो तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर से सातों दोस्त निकल पड़े भूतवाह जगह की सैर करने। राघव, आशीष, सौरभ और करण ये चारों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपनी खुली गाड़ी में इन तीनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ये तीनों भी तैयार होकर नीचे आई और गाड़ी में बैठ गई और सब रवाना हो गए। हंसी मजाक करते वो लोग भूतवाह कहलाने वाली घाटी की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन आने लगा था। मई की इस भयंकर गर्मी के मौसम में इन्हें सर्दी का एहसास होने लगा था। यार, ये गर्मी के मौसम में सर्दी क्यों लग रही है? मैंने रानी की एक बुक में पढ़ा था कि जहाँ भूतो चुड़ैल का वास होता है ना, वहां ऐसे ही अचानक गर्मी के मौसम में ठंड लगने लग जाती है। रानी को घूरती हुई साक्षी ने उसे डराने के लिए कहा, चुप करना यार, क्या फालतू की बातें लेकर बैठी है, ये सिर्फ मौसम खराब है और कुछ नहीं। आशीष ने चिढ़ते हुए साक्षी से कहा तो सब एक पल के लिए चुप हो गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई। सब उस जगह को हैरानी से देखने लगे थे। बहुत खूबसूरत थी वो जगह। हरे भरे बड़े बड़े से पेड़, कुछ फूलों के और कुछ फलों के। यहाँ एक अजीब बात भी थी, वो ये कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ अमरूद के पेड़ों पर बहुत से अमरूद लगे थे। और तो और वहीं उसके पास ही कश्मीर में होने वाले सेब के पेड़ भी थे। इसी तरह अंगूर, पाइनएप्पल, मौसमी आदि के भी पेड़ लगे हुए थे। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। सबको इन्हें निहारते हुए बस आगे बढ़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने इन्हें सम्मोहित कर लिया है और अपनी ओर बुला रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते उन्हें और भी खूबसूरत जगह मिलती जा रही थी। स्पीड से बढ़ती गाड़ी चलते हुए अचानक ही रुक गई और इन सब का सम्मोहन टूट गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अरे, ये हम कहाँ आ गए? और ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? करण ने हैरानी से चारों तरफ देखकर कहा, एक मिनट, ये सारे फ्रूट्स एक ही जगह कैसे? और ये सेब यहाँ कैसे उग गए? और ये अमरूद, गर्मी में कब से अमरूद होने लगे? ये सब क्या है? करण की बात सुनकर रागनी बोली, गाइज, ये भूतवाह जगह है तो शायद यहाँ सब पॉसिबल होगा। यह कहते हुए साक्षी हंसने लगी। फिर सबको देखकर बोली, गाइज, क्या तुम लोग भी? मेरे घर पर भी तो अमरूद, सेब, पाइनएप्पल सबके पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? तुम लोग भी ना पागल हो बिल्कुल। ठीक है यार, अब यहाँ मत शुरू हो तू। ये बताओ अब क्या करें? ये गाड़ी तो पंचर हो चुकी है, अब आगे कैसे जाएं? रात भी होने वाली है, बताओ क्या करें? परेशान सा राघव बोला। क्या गाड़ी पंचर? एक अजीब से डर के साथ रानी बोली। सब उसे देखकर हंसने लगे। वो गुस्सा होकर आगे की तरफ पैदल ही चलने लगी। सबने गाड़ी से सामान उतारा और पैदल ही रानी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। अचानक ही भारी गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सब पूरी तरह भीग गए थे, साथ ही ओले भी पड़ने लगे थे, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर कोई सेफ जगह खोजने लगे। तभी साक्षी को एक जगह दिखाई दी। 2 मंजिला बहुत बड़ा सा लंबा सा घर। दूर से देखने पर यह कोई कॉटेज जैसा दिखाई दे रहा था। सब भागते हुए वहां पहुंच गए। वो एक सुनसान सा बहुत पुराना कोई गर्ल्स हॉस्टल था। नाम था रानी देवी गर्ल्स हॉस्टल और इसके जस्ट पीछे खंडर हो रखा एक कॉलेज। अरे वाह, देखो रानी मैडम, यहाँ तुम्हारे नाम का ही हॉस्टल भी है। वाह, क्या कहना? रागनी ने रानी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तभी सौरभ ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फोन में देखते हुए बोला, गाइज, ये हॉन्टेड है। आज से 25 साल पहले यहाँ बहुत कुछ हुआ था। यहाँ विदेशियों के बच्चे, मेरा मतलब लड़कियां पढ़ने आया करती थीं। 25 साल पहले यहाँ एक रात को बहुत तेज बारिश हुई।
सुबह जब प्रोफेसर लोग यहाँ आए तो वार्डन और चौकीदार गायब थे और पूरे हॉस्टल में खून ही खून बिखरा पड़ा था। यहाँ लगभग 100 लड़कियां थी और सब आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गई थी और आज तक ये राज किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लड़कियां गई कहाँ। और तो और जब वहां पड़े खून की जांच करवाई तो पता चला कि ये 10 दिन पुराना है। फिर कुछ दिनों बाद वो कॉलेज एक ही रात में खुद ब खुद खंडर हो गया। उसके बाद यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया। यह कहते हुए सौरभ चुप हो गया। ये सब सुनकर सबको सांप सूंघ गया। डर सबके चेहरे पर दिख रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम सौरभ? ये हॉन्टेड है? घबराती सी रानी बोली। हाँ, लेकिन अभी हमें यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब इतनी रात को हम कहाँ जाएं? बाहर रहे तो ओले की मार या जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। चलो अंदर ही चलते हैं, देखा जाएगा यहाँ क्या होगा। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। याद है ना लास्ट टाइम हम लोग उस हॉन्टेड बंगले पर गए थे? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, उल्टा वहाँ गुंडे लोगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा। चलो यार, डरो मत, सब एक साथ ही रहना। यह कहते हुए सौरभ ने सबको समझाया और सबको जबरदस्ती अंदर ले आया। कांपते पैरों से सब उस हॉस्टल की तरफ बढ़े और उसका दरवाजा खोला। चरमराते हुए हॉस्टल का दरवाजा खुला। देखा तो पूरे गार्डन में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक मनहूसियत सी फैली हुई थी। ये सब देखते हुए वो धीरे धीरे हॉस्टल के हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए। वो दरवाजा लकड़ी का था और आधा जला हुआ भी था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया जिससे वो जोर से धड़ाम की आवाज से गिर गया, जिसके गिरते ही एक बहुत बड़ा कबूतरों का झुंड फड़फड़ाते हुए बाहर की ओर निकला और एक बड़ी सी काली बिल्ली ने उन लोगों पर हमला कर दिया। बचते बचाते वो लोग अंदर की तरफ आ गए। सबने अपने फोन से लाइट जला ली। देखा वहां बड़े बड़े रूम बने हुए थे और कई रूम खुले पड़े थे जहां पर कबूतरों, चमगादड़ों और उल्लुओं ने अपना कब्जा जमा रखा था। रूम में बहुत सारे बेड अभी भी पड़े हुए थे। ये सब देखते हुए वो आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक ऊपर से उनके ऊपर एक मरा हुआ कबूतर गिरा। जोर से चिल्लाते हुए वो सब पीछे की तरफ हट गए। देखा तो ऊपर एक काली बिल्ली एक और कबूतर को नोच नोच कर खा रही थी और उन सबको घूर रही थी। डर के मारे वो सब कांप रहे थे। गाइज, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब जानवर ही हैं। चलो एक अच्छा सा रूम देखते हैं और वहीं रेस्ट करते हैं, करण बोला और आगे बढ़ा। एक मोड़ के बाद उन्हें एक अच्छा सा रूम दिखाई दिया जो बाकी कमरों के मुताबिक थोड़ा बहुत साफ था और वहां कोई भी जानवर वगैरह नहीं थे। वो सब उस रूम में आ गए और अपने साथ लाए मोमबत्तियों और बैटरी से चलने वाली लाइट्स जला ली, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। वो शायद एक छोटी लाइब्रेरी थी क्योंकि वहां बहुत सी किताबें रखी हुई थी और आश्चर्य की बात यह है कि वो सब आज भी एकदम सुरक्षित थी। वो सब हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी साक्षी के हाथ कुछ लगा। सुनो गाइज, ये देखो, ये क्या है? साक्षी अपने हाथ में रखा मिट्टी से भरा एक लकड़ी का बोर्ड दिखाते हुए बोली, अरे ये कहीं ऊर्जा बोर्ड तो नहीं? कहते हुए राघव ने उससे वो बोर्ड लिया और उसकी मिट्टी साफ की। उसका शक सही निकला। ये ऊर्जा बोर्ड ही था जिससे भूतों को बुलाया जाता था। साफ करने पर उस पर काले रंग से ऊर्जा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके दोनों तरफ यस और नो लिखा हुआ था और नीचे ए से जेड तक ABCD लिखी हुई थी और बीच में राउंड शेप का कुछ बना हुआ था। उसके नीचे 0 से 9 तक गिनती और सबसे नीचे गुड बाय लिखा था। अरे ये तो सच में ऊर्जा बोर्ड ही है। वाओ, मेरी बहुत इच्छा थी इसे देखने की। इससे हम भूतों को यहाँ बुला सकते हैं, रागनी चहकती सी बोली। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाए। रानी के मना करने पर भी कोई नहीं माना। सब ऊर्जा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठ गए। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, कृपया वो हमारे सामने आ जाओ, हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अचानक साक्षी बोल पड़ी। साक्षी की बात सुनकर सब हंसने लगे। अरे यहाँ कोई भी होगा तो आएगा ना, ये ऊर्जा बोर्ड ऐसे ही गेम खेलने के लिए बनाया जाता है और यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है। इन सब से बोर होता हुआ आशीष बोला और रूम से बाहर चला गया। साक्षी बार बार आत्माओं को बुलाने का प्रयत्न करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने बुलाना ही बंद कर दिया। सब बातें करने में लगे थे। आशीष अभी तक नहीं आया था। अचानक ऊर्जा बोर्ड में हलचल हुई।
सबका ध्यान उस तरफ गया, लेकिन वहम मानकर वो फिर से बातों में लग गए। अचानक ही तेज तेज हवाएं चलने लगी थी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। हवाओं के कारण मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी थी। जैसे ही उन्हें जलाते वैसे ही वो बुझ जाती। तभी रानी को लगा कि उनके आसपास कोई है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात ना मानकर सब फिर से अपनी बातों में व्यस्त हो गए। तभी करण को भी महसूस हुआ कि उनके अलावा भी इस कमरे में कोई मंडरा रहा है। तब सब खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक उइजा बोर्ड में जोर जोर से कंपन होने लगी और एक भयंकर कंपन के साथ उइजा बोर्ड के 2 टुकड़े हो गए और नीचे गिर गए। वहां पड़ी बैटरी की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। ये देखकर सब डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कोने में खड़े हो गए। बाहर भयंकर रूप से बिजलियां चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे। बिजलियां चमकने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक साया खड़ा था, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर सबकी घिग्गी बंद गई। क्यों बुलाया मुझे? क्यों? शांति से रहना चाह रही थी मैं। तुम इंसान लोग मजाक में हमें जगा देते हो, इसकी सजा मिलेगी तुम लोगों को। यह कहता हुआ वो साया उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मौका पाते ही वो सब के सब बाहर निकल आए, लेकिन रानी अंदर ही रह गई। वो सब लोग दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टी दिशा में आ चुके थे। वहां से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़े वैसे ही उनके सामने वही साया आकर खड़ा हो गया। एक नहीं, बहुत सारे साए, वो भी एक जैसे। वो सब साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे और उन सबको घेर लिया। पूरे हॉस्टल में एक भयंकर चित्कार गूंज उठी। तुम इंसान लोग, हम भटकती रूहों को कभी चैन से नहीं रहने देते। इतने सालों से हमने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ इस वीरान पड़ी जगह को अपना घर मानकर रहते थे, और तुम लोग यहाँ एक रात बिताने आए थे। शांति से बिताते और दूसरे दिन चले जाते, लेकिन नहीं, तुम इंसानों को तो हम रूहों को बुलाना था, हमारे आराम में खलल करना था। उसकी सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और क्यों ना मिले, तुम इंसानों के कारण ही तो आज तक हम रूह बनकर भटक रहे हैं। फिर भी हमने सबको माफ किया, लेकिन हमारे आराम में खलल को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह कहते हुए धीरे धीरे वो सब साए गायब होने लगे और एक एक करके गायब हो गए। कुछ ही देर में वहां चारों तरफ मांस के लोथड़े खून ही खून बिखरा पड़ा था और बहुत से उल्लू बिल्लियां सब उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। दूर उसी रूम के दरवाजे पर खड़ी रानी ये सब देखकर बाहर की तरफ भागी और उस भूतहा गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन रानी उसी हॉस्टल के बाहर पागलों सी हरकत करती हुई हाथ में एक मरा हुआ कबूतर खा रही थी और उसकी आंखें बहुत ही लाल डरावनी सी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर शैतानियत नजर आ रही थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको आज की दोनों कहानियां अच्छी लगी हों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अगली कहानी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द मेरी कहानी सुन सकें। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।